कि ज्योतिष बेसिकली होता क्या है। देखिए, ज्योतिष एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये एक पार्ट ऑफ साइंस है। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से साइंस में आप अलग अलग कैलकुलेशंस देखते हो, अलग अलग साइंटिस्ट जो है अपने जो भी रिसर्च वगैरह करते हैं, मतलब वो नेगेटिव रोल में आ गए तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर सकता ये एनर्जी है ना, एनर्जी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। है। बिल्कुल, ये मतलब ये ग्रह नक्षत्र के हिसाब से ये घटनाएं बनती रहती है। हाँ, लेकिन कर्मों को तो भोगना पड़ेगा, लेकिन ज्योतिष अपनी हेल्प इतना कर सकता है। सर, एक एजुकेशन से लेकर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि एजुकेशन और कंपटीशन एग्जाम में कौन से ग्रह और भाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, किसी भी कंपटीशन को आप फाइट कर रहे हो तो इंसान के अंदर 3 चीजें देखी जाती है। इसमें वशीकरण एक शब्द सुनने को मिलता है, तो ये बेसिकली वशीकरण बिल्कुल, काफी हाईलाइट है आजकल। ये लोग काफी पागल हो रखे हैं, कोई भी बाबा बन के आ रहा है, तांत्रिक बन के आ रहा है, ये मेकअप वेकअप करके मैं कच्चा कलवा रखता हूँ। नवीन जी, एक चीज और बताइए कि आप जो पुनर्जन्म है और कर्म का जो सिद्धांत है उसका ज्योतिष से किस प्रकार संबंध है। तो बेसिकली हमारी ऑडियंस को ये बता दीजिए कि वशीकरण में वो किस तरीके से इन चीजों से बच के रहे, वो कि हाँ। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये जाने कि वशीकरण अगर किसी ने करवाया है, मतलब वो एक एनर्जी भी हो सकती है। सब एनर्जी का ही रूप है। तंत्र मंत्र यंत्र सारी चीजों के थ्रू अपन पाठ पूजा भी कर रहे हो, घर पे अगर आप हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे हो, उससे भी आपके चारों तरफ एक एनर्जी ही क्रिएट हो रही है। नमस्कार दोस्तों, खुला मंच के इस एपिसोड पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपसे खुल के उन सारे अनसुलझे सवालों के बारे में जो आप भी जिज्ञासु है, जानने को इच्छुक है कि ज्योतिष क्या होता है, लगन क्या होता है, कुंडली क्या होती है। हम क्या है कि अपने हिसाब से व्याख्याएं कर लेते हैं, लेकिन इसकी वास्तविक व्याख्याएं क्या है। तो आज हमारे साथ में है नवीन जी, जो हमें इन सभी विषय के बारे में हमको खुल के बताएंगे। नमस्कार नवीन जी। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? जी सर, बढ़िया, बहुत अच्छे। तो सर, आज हम आपसे ऐसी ऐसी बातें जानने को आतुर हैं कि कई बार क्या होता है कि हम अपने दिमाग में क्या है कि अपने हिसाब से व्याख्या बना लेते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है, किस तरीके से है, ये बहुत ही बड़ा विषय है। तो सर, इन्हीं कड़ी में ध्यान में रखते हुए तो आप ये बताइए कि ज्योतिष बेसिकली होता क्या है। देखिए, ज्योतिष एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये एक पार्ट ऑफ साइंस है। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से साइंस में आप अलग अलग कैलकुलेशंस देखते हो, अलग अलग साइंटिस्ट जो है अपने जो भी रिसर्च वगैरह करते हैं, उसी तरीके से ज्योतिष आपके जीवन की हर एक घटना को आपके सामने ला के रखता है। उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देता है कि कौन सा इंसिडेंट आपकी लाइफ में कब होने वाला है, उनके क्या इफेक्ट्स हैं, प्लेनेटरी पोजीशंस क्या चल रही हैं, क्या आपकी दशा महादशा ग्रह गोचर क्या चल रहे हैं, उनका मानव जीवन पे क्या प्रभाव है। तो इसी बारे में विस्तार से अपन इस चीज को डिस्कस जरूर करेंगे, क्योंकि काफी लोगों के मन में मिथ बना हुआ है आज की सोशल मीडिया के टाइम पे। इस जमाने में काफी लोग ऐसे हैं जो सिर्फ रील्स बनाते रहते हैं, कंटेंट इधर से उठाया, नेट से उठाया, कहीं से ही बनाया, कुछ भी बोलते रहते हैं। लोगों को पूरे तरीके से एक तरीके से पूरा कंफ्यूज करके रखा है। कोई कहता है कि आपको इस दिन ये करना चाहिए, कोई कहता है आपको इस दिन ये करना चाहिए। तो आज अपन डिटेल में इस बारे में बात करेंगे कि आखिर एस्ट्रोलॉजी होती क्या है, प्लैनेट्स का अपने जीवन में क्या प्रभाव होता है, इन सब बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो सर, एक थोड़ा सा विज्ञान, आस्था और मनोविज्ञान, इन थोड़ा सा एलुब्रेट कर दीजिए कि हमारी ऑडियंस को ये पता चल जाए कि जो बेसिकली जो ज्योतिष है वो विज्ञान किस तरीके से है और आस्था का विषय है या मनोविज्ञान किस तरीके। देखिए, ज्योतिष एक साइंस का एक पार्ट अपन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि आज जो साइंटिस्ट आज अपने को बता रहे हैं कि आज चंद्र ग्रहण इस टाइम पे हो रहा है, सूर्य ग्रहण इस टाइम पे हो रहा है, अपने ऋषि मुनियों ने बहुत युगों पहले, बहुत सालों पहले इस सारी चीज की गणना करके अपने को दे दी है, जो आज पंचांग में अपन देख सकते हैं। उन्होंने काफी हजारों साल पहले बता दिया था कि इस दिन, इस वार को, इस टाइम पे सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा। तो बिना कैलकुलेशन के तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता जी। उन्होंने कैलकुलेशंस की हैं और तो एक साइंटिफिक तरीके से इस चीज को बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कौन से प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है, कौन सी जोडिक साइन में वो जाएंगे, इनके क्या इफेक्ट्स होंगे, क्या अपनी लाइफ को ये किस तरीके से अफेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से पूरा आप कह सकते हो कि एक साइंस का पार्ट है। मतलब सिस्टमेटिक तरीके से, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से पूरी चीजें बताई हुई है। आपको बस होने वाला चाहिए जानकार, जो इस चीजों को देख सके, आपको उस कैलकुलेशंस को करके बता सके। जी जी, ठीक है सर। हमारे और अगला सवाल हमारा ये है कि क्या ज्योतिष सच में हमारे जीवन को बदल सकता है क्या, या सिर्फ दशा देता है हमें? नहीं, ज्योतिष देखो मानव जीवन को बदलने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्योतिष के सहारे से अपन अपने जीवन को पूरा तरीके से चेंज कर सकते हैं। क्योंकि देखो, सबसे पहली चीज ज्योतिष से पहले आता है कर्म इंसान के। जैसे कर्म आप अपने संचित कर्म में जोड़ के आए हैं, वो आपको भोगने पड़ेंगे। उसके लिए कोई रेमेडी नहीं बनी है, कोई पाठ पूजा नहीं बनी है, कोई ऐसी चीज नहीं बनी है जो करके आप उनसे छुटकारा पा सको। संचित कर्म में जो आपने कर्म किए हैं वो तो भोगने ही पड़ेंगे, वो तो भगवान तक को भोगने पड़े थे। तो अपन तो फिर भी इंसान है। अब
बात आती है ज्योतिष अपनी हेल्प किस तरीके से कर सकता है। जी, ये देखिए, आप सपोज कीजिए आपकी लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स होने वाले हैं, कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस, हर एक प्लैनेट का हर एक इंसान के जीवन के ऊपर पूरा इन्फ्लुएंस रहता है, क्योंकि यूनिवर्स देखो 5 एलिमेंट से मिलकर बना है, और मानव जीवन का जो शरीर है जो वो भी 5 एलिमेंट से मिलकर बना है। ये जो एनर्जीज का बीच में अपन दोनों जैसे मनुष्य है और यूनिवर्स के साथ में प्लैनेट्स के साथ में अपन एक एनर्जी का जो कहते हैं कि एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, तो ये पूरी तरीके से अपने को प्रभावित करते हैं। और साइंस के रूप में अपन ये चीज अपने को ये पता लग जाती है कि कौन सी ग्रह के कौन से मानव जीवन में किस टाइम पे कौन से इवेंट्स होने वाले हैं। मतलब ये ग्रह नक्षत्र के हिसाब से ये घटनाएं बनती रहती है। हाँ, लेकिन कर्मों को तो भोगना पड़ेगा, लेकिन ज्योतिष अपनी हेल्प इतना कर सकता है कि जैसे सपोज कीजिए आपकी लाइफ में किसी मेलेफिक प्लैनेट्स का कोई ट्रांजिट होने वाला है या उसकी कोई दशा आने वाली है, एक पर्टिकुलर टाइम आपकी लाइफ में ऐसा आने वाला है जिसमें वो आपको उस चीज से रिलेटेड जिस भाव में वो बैठा हुआ है उस कारक तत्व को डेफिनेटली वो इफेक्ट करेगा। हो सकता है सपोज कीजिए आपकी मैरिज को लेकर प्रॉब्लम, आपकी मैरिज में एक कुंडली में अपन ने देखा कि आपकी मैरिज लाइफ में कुछ डिस्प्यूट्स, कुछ प्रॉब्लम्स चलने वाली हैं, और उससे रिलेटेड जो ग्रह है वो अपनी दशा, अंतरदशा और ट्रांजिट में आपको हो सकता है कि आपको जो मैरिज लाइफ है उसके अंदर डिस्प्यूट्स करवा सकता है, आपको डिवोर्स तक लेके जा सकता है। तो ज्योतिष की वजह से आपको ये चीज पता लग जाएगी कि यार इस टाइम पे अपने साथ में ये इंसिडेंट हो सकता है, तो उससे रिलेटेड आप रेमेडीज कर सकते हो, आप अपने आप में बदलाव कर सकते हो, आप अपने कर्मों में बदलाव कर सकते हो। तो आपको एक हिंट मिल जाता है। देखो, ये सेम उसी तरीके से है, बारिश आ रही है, आप बाहर गए तो भीगोगे, अगर आपने छाता ले लिया तो आपको सिर्फ छींटे मात्र लगते रह जाएंगे। तो ज्योतिष का एक अपने को एक इस तरीके का एक अनुमान लगाने की एक वो दे देता है जिससे कि अपन क्या है उन आने वाली प्रॉब्लम्स के थोड़ा सा साइड होके निकल सकते हैं। मतलब ज्योतिष की वजह से आपके जो आने वाले जो संकट है, मतलब कई बार किसी इंसान की क्या होता है कि उसको पता चलता है, कई बार हम सुनते हैं लोगों से कि यार मुझे ये चीज है ना पहले से दिख रही है, इस तरीके से हो रही है, तो वो सारी घटनाएं, मतलब आप थोड़ा सा ज्योतिष के आपके पास नॉलेज है तो आप बच सकते हैं। मतलब बिल्कुल, आप थोड़ा सा साइड होके निकल सकते हैं उस चीज से। देखो, ग्रहों के प्रभाव को खत्म नहीं किया जा सकता, सबसे बड़ी चीज है ग्रहों के प्रभाव को कम जरूर किया जा सकता है। अभी मैंने एग्जाम्पल बताया आपको बारिश का, तो सेम वही चीज है। एस्ट्रोलॉजी आपकी हेल्प करती है, आपकी लाइफ को एक ऐसा ब्लूप्रिंट देती है जिससे आपको ये पता लग सकता है कि आपकी लाइफ में कौन सी एज में, कौन से टाइम पे कौन से इवेंट्स हो सकते हैं। बिल्कुल, ये आपने सही बात बताई कि आप थोड़ा सा यदि आपके पास नॉलेज है तो आप इन घटनाओं से बच सकते हैं, तो थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से भी आप। ठीक सर, एक एजुकेशन से लेकर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि एजुकेशन और कंपटीशन एग्जाम में कौन से ग्रह और भाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज, किसी भी कंपटीशन को आप फाइट कर रहे हो तो इंसान के अंदर 3 चीजें देखी जाती है। पहला होता है परिश्रम, हार्ड वर्क के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, ना आगे बढ़ सकते हो। दूसरा होता है भाग्य का साथ, बिना भाग्य के सपोर्ट के, बिना भाग्य के साथ के आप कर्म करके भी वो चीज हासिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा हो गया आपका साहस, आपका करेज, आपकी एनर्जी। अगर आप में एनर्जी नहीं है तो वो चीज तक, आप मुकाम तक आप जा ही नहीं सकते हो। अब इन तीनों के बारे में बात करते हैं। हर ग्रह का अपना एक कारक तत्व है जो इंसान की लाइफ में एक अलग जो इन्फ्लुएंस रखता है। सपोज कीजिए, अगर आपको देखिए, अगर आप इंटेलिजेंट नहीं है तो सबसे पहले कंपटीशन आप फाइट तभी करोगे जब आप में कैपेबिलिटी है, आप इंटेलिजेंट हो। तो उसके लिए आपको बुद्ध, इसका पूरा कारक तत्व होता है, ये अपनी लाइफ को पूरा इन्फ्लुएंस करता है। दूसरा होता है ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए, उसको जो आप सीख रहे हैं उसको सीखने की क्षमता आप में होनी चाहिए, इसके लिए आप गुरु रिस्पॉन्सिबल हैं। थर्ड पर्सन आप देखते हो कि आपके अंदर करेज भी होना चाहिए, हिम्मत भी होनी चाहिए वो चीज करने के लिए, इसके लिए मंगल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सबसे बड़ी चीज भाग्य है, भाग्य के लिए गुरु भी देखा जा सकता है। अब कुंडली के कौन से जो 12 भाव है उनमें से कौन कौन से भाव रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो सबसे पहला होता है कॉम्पिटिशन के लिए अपना 6th हाउस। 6th हाउस आपको बताता है कि आप लाइफ में कॉम्पिटिशन से एग्जाम्स को क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे जी। उसके बाद में देखा जाता है आपका 9th हाउस जो भाग्य का हाउस होता है, ठीक है। भाग्य का साथ आपको कितना मिल रहा है इस जीवन में वो देखा जाएगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है 11th हाउस, जो आपको डिसाइड करेगा कि जो आप लाइफ में चाहते हैं, जो कार्य आप कर रहे हैं, वो आपको कितना लाभ मिलेगा, कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितना आप उसमें सक्सेस हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। और 10th हाउस आपको बताता है कि आप जीवन में कर्म कौन सा करेंगे। तो इसलिए कुंडली के कुछ भाव हैं, ये सब कॉम्बिनेशंस लगा के देखने पड़ेंगे कि कौन सी कुंडली में कौन से भाव कहाँ बैठे हैं, इसमें कौन से ग्रह बैठे हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाव, भावेश्वर कारक। अगर इन तीनों को आप अच्छे से अगर आप इंटरप्रेट कर सकते हो
तो आप किसी के बारे में बता सकते हो कि इसके आपको कंपटीशन एग्जाम्स में किस फील्ड में जाना चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए और कितना आपको सक्सेस मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो ये एक अनुमान आप लगा सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। नहीं सर, मैं आपसे एक सवाल ये भी पूछना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है कि बात करते हैं कि स्वधर्म की, यानी कि आपका जो नेचर है कैसा है, तो उसके हिसाब से आदमी को अपना कर्म करते रहना चाहिए। तो मतलब उस चीज का अपन ये जो आप बता रहे हैं कि कुंडली के हिसाब से, लगन के हिसाब से, जो भी है आपका ज्योतिष के हिसाब से, तो उसके स्वधर्म का अपन पता लगा सकते हैं कि भाई हाँ, इस बंदे का ये नेचर है, ये यदि इस बिजनेस में फील्ड में जाएगा तो वहाँ अच्छा काम करेगा, या एजुकेशन फील्ड। देखिए, सबसे पहले जब कुंडली इंसान की होती है ना, तो कुंडली एक इंसान का ब्लूप्रिंट है। जिस समय पे आप पैदा हुए हो उस टाइम पे प्लैनेट्स की पोजीशन यूनिवर्स में क्या चल रही थी, स्पेस में क्या चल रही थी, वो उसका एक ब्लूप्रिंट आपके सामने आ गया। उससे रिलेटेड सारे इंसिडेंट्स, सारे इवेंट्स आपकी लाइफ में डेफिनेटली होंगे, लेकिन वो कब होंगे ये ग्रह बताएंगे, ये कुंडली के भाव बताएंगे। सपोज कीजिए जैसे दशा, सबसे इंपॉर्टेंट है इंसान की दशा। दशा किस ग्रह की चल रही है? महादशा आपको बताती है आपकी लाइफ का डायरेक्शन क्या है, किस दिशा में आपको जाना है, आपकी लाइफ में क्या कुछ होना है, किस दिशा में आप जाओगे। उसके बाद में आती है अंतरदशा। ये आपको बताएगी कि आपको जिस दिशा में आप चल रहे हो जीवन के, उसमें कौन कौन सी घटनाएं आपके जीवन में होने वाली है, किससे अपने को एक आइडिया लग जाएगा। तो मतलब एक हार्ड आती है प्रत्यंतर दशा। वो आपको बताएगी जो इंसिडेंट आपकी लाइफ में होने वाले हैं वो होने कब है, वो घटित कब होंगी घटनाएं। तो इस तरीके से दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा भी होती है, लेकिन वो काफी मिनिमम टाइम के लिए होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये तीन को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो इससे अपने को ये पता लग जाता है कि कौन सी इंसिडेंट कौन सी टाइम पे होने वाला है। तो कुल मिलाकर इतना है कि मतलब आदमी को अपना करियर शुरू करने से पहले एक बार अपनी कुंडली दिखा लेनी चाहिए। मैं सिर्फ करियर की बात नहीं कर रहा, देखो पूरी लाइफ से रिलेटेड है। कुंडली के 12 भाव अपने पूरे जीवन से जुड़े हुए हैं। पहला भाव आपके खुद के तन का है, मन का है, शरीर का है, आपके खुद की पर्सनैलिटी का है। सेकंड भाव कुटुंब का है, वाणी का है, धन का है, आप संचित धन कितना जमा कर पाओगे, आपके धन का कितना रोल रहेगा। थर्ड हाउस आपके भाई बहन का है, समझ रहे हो, कम्युनिकेशन का है। फोर्थ हाउस आपके सुख भाव कहते हैं इसको। तो इसी तरीके से 12 भाव आपके जीवन से जुड़े हुए हैं। ठीक है। हर भाव एक अलग कहानी कहता है, आपके जीवन से जुड़ी हुई, आपके शरीर से जुड़ी हुई हर एक पार्ट को दर्शाता है। इसके बारे में देखो डिटेल में चर्चा काफी लंबी चली जाएगी, क्योंकि 12 भाव को सबको एक्सप्लेन करना काफी लंबा हो जाएगा। तो इतना समझ लीजिए कि 12th हाउस हर एक जीवन से जुड़े हुए हैं, मानव शरीर से जुड़े हुए हैं, और हर एक भाव पे इंसान के बॉडी पार्ट पे अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं। तो उससे रिलेटेड चीजें जो है, इंसिडेंट, वो डेफिनेटली अपनी लाइफ में उन्हीं से रिलेटेड होती है। शुरुआत में आपने बताया कि कई बार क्या होता है कि मतलब इंसान जो है बहुत मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद में भी उसको सक्सेस नहीं मिलती है लाइफ में। तो इसमें जो ये कि कई बार क्या है कि कुंडली दोष बोलते हैं, तो वो कुंडली दोष बेसिकली कुंडली किस प्रकार से जिम्मेदार है सर? कुंडली दोष पर्टिकुलर कोई चीज नहीं है। कुंडली दोष अपन कह देते हैं जनरली, जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में कुछ मेलेफिक प्लैनेट्स का कुछ, देखिए ग्रहों की कुछ डिवाइडेशन की हुई है ज्योतिष शास्त्र में, कौन से ग्रह शुभ हैं, कौन से अशुभ हैं, कौन से सम है। तो उनके जैसे प्रभाव होंगे वो वैसे प्रभाव आपकी लाइफ में डालेंगे। अब जैसे मान लीजिए मंगल है, राहु है, शनि है, केतु है, इनको जैसे जनरली अशुभ ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक, सूर्य को लोग अशुभ मानते हैं, लेकिन अशुभ ना हो कि वो क्रूर ग्रह है। सूर्य पिता का रूप है, तो थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं। इसी तरीके से चंद्रमा, बुध और गुरु, ये शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। तो जिस ग्रह का आपके जीवन में एक पर्टिकुलर पोजीशन पे इन्फ्लुएंस रहेगा, उसी से रिलेटेड आपकी लाइफ में उस तरह के इंसिडेंट होंगे। मतलब जो ग्रह का स्वभाव है उसी तरीके से जी स्वभाव है। और ग्रह के दोष ये बताते हैं कि जैसे सपोज कीजिए आपकी कुंडली में किसी भी भाव में अगर किसी मेलेफिक प्लेनेट बैठा हुआ है, या उसका लॉर्ड मेलेफिक जगह पे जाकर बैठा हुआ है, या किसी मेलेफिक प्लेनेट की कुछ ऐसी दृष्टि पड़ रही है, किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन बन रहा है अगर मेलेफिक, तो वो दोष की श्रेणी में आ जाता है। अब दोष कई तरीके हो, जैसे पितृदोष भी होता है, पितृदोष भी होता है, ग्रहण दोष भी होता है। ग्रहण दोष जैसे मान लीजिए सूर्य चंद्रमा के साथ में अगर राहु केतु बैठ जाते हैं तो जनरली ग्रहण दोष बना देते हैं। तो काफी तरह के दोष होते हैं, मांगलिक दोष हो गया, कालसर्प दोष हो गया। तो वो डिपेंड करता है कि ग्रहों की पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो कुंडली दोष कोई एक दोष नहीं है, उसमें ग्रहों की पोजीशन, मेलिफिक बेनिफिक किस तरह की पोजीशन बन रही है, उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड किया जाता है कि आपकी कुंडली में कौन सा दोष। जनरली एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे कालसर्प दोष को ले लीजिए आप। कालसर्प दोष होता क्या है जनरली? राहु और केतु दो प्लैनेट्स हैं, वैसे एक है लेकिन इनको दो ग्रहों के रूप में माना जाता है। इनका कोई अस्तित्व नहीं है। सबसे पहली बात तो ये छाया ग्रह है, लेकिन मानव जीवन पे पूरा इन्फ्लुएंस रखते हैं। राहु केतु के अगर एक तरफ, एक साइड में अगर सारे ग्रह आ जाते हैं तो जनरली उसको कह देते हैं कि कालसर्प दोष बना होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से मांगलिक दोष हो गया आपकी, जैसे भी अगर मंगल का प्रभाव है आपकी कुंडली में, ठीक है, तो वो मांगलिक दोष बन जाता है।
और सर जनरली मेरा ये भी कंफ्यूजन रहता है कि कई बार जैसे कोई बच्चे हैं जुड़वा पैदा हो गए या एक समय में पैदा हो गए, तो फिर भी उनका जो भाग्य, जो नेचर जो है, लाइफ जो है उनकी, वो अलग अलग तरीके से डिसाइड होती है। तो वो उसका क्या रीजन है? उसका देखो सबसे बड़ा रीजन मैं बताता हूँ आपको, लेकिन ये आपने सवाल बहुत अच्छा किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है। बहुत से लोग, जैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोगों को रोस्ट भी करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स को, खुद एस्ट्रोलॉजी का भी काम करते हैं, लेकिन बस भी अपने प्रमोशन के लिए इस तरह के, भाई ये तो सब उसके साथ भी होना चाहिए, इस टाइम पे तो ये भी पैदा हुआ। तो सबसे पहले तो अपन गूगल के आंकड़े के हिसाब से चलते हैं। हर 1 सेकंड में 4 बच्चे पैदा होते हैं, हर एक सेकंड में। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। तो ये एक आंकड़ा जो गूगल के तरफ से अपन देख सकते हैं, क्योंकि मैंने भी खुद ने चेक किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये हर एक टाइम पे पैदा हुए बच्चों के भाग्य कर्म सब अलग अलग होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि देखो सबसे पहले डिसाइड होता है लगन। लगन क्या बन रहा है आपका, ठीक है, लगन क्या होता है इसके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इंसान का बनता है लगन। अगर वो लगन, उसमें टाइम डिफरेंस आ रहा है, लगन चेंज हो गया, ठीक, तो इंसान की कुंडली चेंज हो गई, भाव चेंज हो गए, सारी जीवन, उसका पूरा जीवन चेंज हो गया। ठीक है, और वो चेंज होता है जैसे, इसका एक एग्जांपल देता हूं। जैसे देखा जाता है लगन बनता है नवमांस, देखा जाता है एक नवमांस होता है अपने 3 डिग्री 20 मिनट का एक नवमांस माना जाता है, क्योंकि जिस नक्षत्र में चंद्रमा है उसी नक्षत्र के बेसिस पे कैलकुलेशन की जाती है। एक नक्षत्र का विस्तार होता है 13 डिग्री 20 आर्क मिनट। ठीक है, इसी नक्षत्र के 4 चरण होते हैं फिर। ठीक है, एक चरण होता है 3 डिग्री 20 आर्क मिनट का। सपोज कीजिए पहले नवमांस, लगन में नवमांस बन रहा है 3 डिग्री 19 आर्क मिनट का। अब सबसे पहले तो ये समझिए कि 1 डिग्री में, ज्योतिष गणना के अकॉर्डिंग 1 डिग्री में 4 मिनट्स होते हैं, आर्क मिनट्स, और 1 मिनट में, 1 आर्क मिनट में 4 आर्क सेकेंड्स होते हैं। सपोज कीजिए 3 डिग्री 19 आर्क मिनट पे किसी का जन्म हुआ, उसी के 4 या 8 सेकंड्स के बाद में दूसरा बच्चा पैदा होगा। देखो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि दोनों बच्चे एक साथ दुनिया में आ जाएं। ठीक है, एक टाइम गैप तो लगेगा, पहले एक बच्चा पैदा होगा, उसके बाद में कुछ सेकंड्स का तो फर्क आएगा। सपोज कीजिए 8 सेकंड्स का फर्क आ गया, ठीक, उस 8 सेकंड्स में 3 डिग्री 19 आर्क मिनट पे के पहले बच्चे का जन्म हुआ, और 8 सेकंड के बाद में वो 3 डिग्री 21 आर्क मिनट हो गया। तो 2 आर्क मिनट का डिफरेंस आ गया, यानी कि 1 आर्क मिनट में मैंने कहा था 4 8 सेकंड्स का डिफरेंस होता है, तो 2 मिनट में 4 सेकंड्स का डिफरेंस आ गया। अब 8 सेकंड्स का डिफरेंस आते ही पहले नवमांस से बच्चा दूसरा जो पैदा हो दूसरे नवमांस में पैदा हो गया। अब नवमांस चेंज हो गया, लगन चेंज हो गया, ग्रह बल चेंज हो गए, ग्रहों के भाव चेंज हो गए, देश काल पात्र चेंज हो गए, तो डेफिनेटली उस इंसान के सारी चीजें जीवन की अलग हो जाएंगी, एक नहीं रह सकती ना। सिर्फ 8 सेकंड्स के फर्क के अंदर नवमांस चेंज हो गया। लेकिन अपन थोड़ा सा ये मान के चलते हैं कि जैसे 2 लेडीज हैं, उन्होंने एक साथ एक समय में बच्चे पैदा किए, तो उनमें भी डिफरेंस आएगा। डिफरेंस देखो, पूरी दुनिया में जब 1 सेकंड में 4 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये चीज रेशो बहुत कम बनता है। दूसरी चीज बनता है तो ये देखा जाएगा कि अगर टाइमिंग बिल्कुल एग्जैक्टली है, सपोज कीजिए, इन पे ग्रहों के इन्फ्लुएंस काफी हद तक सेम रहेंगे, सेम रहेंगे। अब डिपेंड करेगा कि वो कौन से नक्षत्र में है, कौन सी तिथि को पैदा हुआ है, और सबसे इंपॉर्टेंट देश काल पात्र का बहुत बड़ा रोल रहता है एस्ट्रोलॉजी में। देश काल पात्र क्या होता है? एक बच्चा यहाँ पे जयपुर में जन्म ले रहा है, सपोज कीजिए, ठीक है, एक बच्चा मुंबई में जन्म ले रहा है, एक न्यूयॉर्क में पैदा हो रहा है। सेम मान लीजिए 6 बजे पैदा हो रहा है बच्चा, आज यहाँ पे 6 बज रहे हैं इंडिया में, तो न्यूयॉर्क में 6 थोड़ी बज रहे हैं, वहां की टाइम अलग होगी, टाइमिंग अलग होगी, तो वहां का वातावरण चेंज हो गया। वहां आज अपने सामने जितने डिग्री पे ग्रह बैठा हुआ है उतनी डिग्री पे न्यूयॉर्क में थोड़ी ना होगा, पोजीशन तो चेंज होगी ना। आज अपने यहाँ पे इवनिंग हो रही है मान लो, सपोज कीजिए, तो न्यूयॉर्क, यूएसए, कनाडा, उधर तो दिन उग रहा है ना, सनराइज हो रहा है, तो सब कुछ चेंज हो गया ना, डिग्री चेंज हो गई ग्रहों की, देश काल पात्र चेंज हो गया, समय काल परिस्थिति ये भी प्रभावित। बिल्कुल, समय काल परिस्थिति कह दो चाहे देश काल पात्र कह दो, तो ये एक ही चीज है। तो सर सबसे पहले थोड़ा सा ये लगन के बारे में बता दीजिए, अब लगन बेसिकली होता क्या है और कुंडली में इसका क्या किस तरीके से रोल है? देखिए, लगन ही सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है इंसान का। अब ये इतना इंपॉर्टेंट होता क्या है, उससे पहले आपने सवाल सही किया कि लगन होता क्या है। बहुत, आई थिंक कि काफी लोगों को नहीं पता कि लगन होता क्या है। एस्ट्रोलॉजर्स के पास कुंडली भी लेके जाते हैं और लगन कुंडली भी दिखाते हैं, कि बेसिकली सबसे फर्स्ट स्टेप है लगन कुंडली देखना। ठीक है, उसके बाद में इंसान सूर्य कुंडली देख सकते हैं, चंद्र कुंडली देख सकते हैं, उसकी डिविजनल चार्ट्स बना के देख सकते हैं, उसकी नवमांस कुंडली बना के देख सकते हैं, उसको वर्षफल कुंडली बना के देख सकते हो। आप काफी कुछ चीजें देख सकते हो डिटेल में जाके, लेकिन जनरली लग्न कुंडली को सबसे पहले देखा जाता है प्रायोरिटी में। अब लग्न होता क्या है बेसिकली, कि देखो पृथ्वी और ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, ये आप साइंस में आपने पढ़ा हो। जी बिल्कुल, ठीक है, अब उनकी डायरेक्शंस होती है पर्टिकुलर, जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सूर्य ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट में जाके
सनसेट हो जाता है, ठीक है, अस्त हो जाता है। अब जिस सूर्य को ज्योतिष में स्थान दिया गया है पूर्व दिशा का, और जीवन का उत्थान मान लो, जीवन का एक शुरुआत मान लो, जब सूर्य निकलता है उसी से जीवन को जोड़ा गया है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा और ग्रहों को जोड़ के जीवन, मानव जीवन के बारे में एक्सप्लेनेशन दी गई है एस्ट्रोलॉजी में। सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है। अब जो राशि, जो अपनी कुंडली है, कुंडली का जो फर्स्ट हाउस होता है, उसको डायरेक्शन के हिसाब से, दिशा के हिसाब से पूर्व दिशा माना जाता है, और उसका जो मेन कारक होता है उसको सूर्य को माना गया कि सूर्य पूर्व दिशा में उठ के पश्चिम में अस्त होंगे, तो जीवन की शुरुआत होगी, वहां पे अंत होता है, ठीक है, जैसे दिन की शुरुआत होती है, दिन का अंत होता है। तो लग्न बेसिकली पूर्व दिशा में फर्स्ट हाउस में जो राशि उदय हो रही है उसको लग्न कहते हैं। राशियां तो 12 हैं, अब राशियां कोई भी उदय हो सकती है। जो फर्स्ट हाउस में जो ईस्ट डायरेक्शन में सूर्य उदय के टाइम पे जो अस्त हुई है जन्म के समय पे, वो आपका लग्न बन जाता है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। ठीक है, मतलब ये कुंडली में भी इसी तरीके से रोल निभाता है फिर ये। बिल्कुल, तो लग्न को इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि जो भाई जीवन की जहां से शुरुआत हुई है उसी को इंपॉर्टेंट एक देश बनाया जाता है। तो इसमें सर जो लगन में क्या है कि कई बार जो ग्रह जो है वो कई बार क्या है कि मजबूत होते हैं, लेकिन मजबूत होने के बाद में भी अपन देखने को मिलता है कि इसका लगन में ग्रह मजबूत है, लेकिन फिर भी इसको जो रिजल्ट मिलना चाहिए एक पॉजिटिव पावरफुल वो नहीं मिल पाता। देखो, कई लोगों की प्रेडिक्शंस जो थोड़ी सी रॉन्ग चली जाती है ना, उसका रीजन सबसे बड़ा ये है, सिर्फ लग्न को देख के आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, किसी की प्रेडिक्शन नहीं दे सकते हो, आपको लग्न देखना पड़ेगा। जरूरी नहीं है लग्न में जिस पोजीशन पे जो ग्रह बैठा हुआ है वो नवमांश कुंडली में ही वहीं बैठा हो, आपको ग्रहों की स्ट्रेंथ देखनी है। लग्न कुंडली में मान लीजिए कोई ग्रह बली होकर बैठा हुआ है, स्ट्रेंथ था उसमें, लेकिन नवमांश कुंडली में अगर आप देखते हो तो वही ग्रह आपका वीक पोजीशन पे होकर बैठा हुआ है, तो वो रिजल्ट प्रॉपर नहीं आ पाता। प्रिडिक्शन के लिए जरूरी है लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, चंद्र कुंडली, उनके योग क्या बन रहे हैं, उनके डिविजनल चार्ट्स क्या कह रहे हैं, तो बहुत सी चीजें देखनी पड़ती है, कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ते हैं, तब जाके किसी के बारे में आप एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, एक सवाल रहता है हमेशा कि दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा कैसे काम करती है, और ये हमारी लाइफ के टाइमर है, तो किस तरीके से है? बिल्कुल, ये मैं आपने ध्यान दिया होगा, मैंने पहले एक्सप्लेन किया इस चीज को कि महादशा देखो महादशा होती क्या, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ आपको। जब बच्चा कोई जन्म लेता है तो जन्म के समय पे चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है ये इंपॉर्टेंट होता है। अब जिस नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ है, 27 नक्षत्र होता है, किसी न किसी नक्षत्र में जन्म होगा बच्चे का, उस नक्षत्र को जो रूल करता है, यानी कि उसके जो स्वामी है, जो ग्रह उसका स्वामी है, उसी की दशा स्टार्ट होती है। सपोज कीजिए जैसे सबसे पहले दशा स्टार्ट होती है केतु की, ये फिक्स है अपनी ज्योतिष गणना में, पहले केतु की महादशा स्टार्ट होगी, फिर सूर्य की होगी, फिर चंद्रमा की होगी, फिर मंगल की होगी, फिर राहु की होगी, ठीक है, फिर अपने शनि की होगी, गुरु की होगी, और फिर बुध की होगी। तो ये फिक्स है। अब ये हर एक ग्रह 3 नक्षत्रों को रूल करता है, 27 नक्षत्र है, एक ग्रह 3 नक्षत्रों को रूल करता है। अब वो देखना पड़ता है कि कौन से नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ है, और उस नक्षत्र का जो स्वामी है उसकी उसको दशा स्टार्ट हो जाती है। अगर किसी बच्चे का अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो अश्विनी नक्षत्र को रूल करता है केतु, तो इसका मतलब उसके जन्म के समय पे केतु की महादशा स्टार्ट होगी। मतलब जो ग्रह का जैसा नेचर है वो उस वहां पर प्रभाव डालता है। हाँ, ये अपने को उसके एक स्वामित्व रखते हैं, एक ओनरशिप रखते हैं उसके ऊपर। तो डेफिनेटली जैसे मान लो आप अपने घर के स्वामी हो तो उसमें आपका इन्फ्लुएंस आपका रहेगा, आप अपने घर में जो मर्जी कर सकते हो, समझ रहे हो, तो ये फर्क रहता है। अब दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के बारे में जैसे मैंने पहले बताया, दशा आपके जीवन का एक रूट मैप है, तो आपकी डायरेक्शन डिसाइड करती है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। अंतरदशा आपको बताएगी आपकी लाइफ में कौन कौन से इवेंट्स होने हैं, प्रत्यंतर दशा बताएगी कि वो इवेंट्स आपके क्रिएट कब होने हैं। भाई जो घटनाएं आपकी लाइफ में लिखी हुई है वो होंगी कब, उनका पता चलेगा अपने को, प्रत्यंतर दशा बताएगी। प्रत्यंतर दशा तो बिल्कुल, जी बिल्कुल। एक सर वैसा सवाल रहता है कि गोचर और जन्म कुंडली बेसिकली होती क्या है, और इनमें जो बेसिक जो डिफरेंस है वो किस तरीके से है? तो वो जन्म कुंडली तो मैंने बता दिया कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट लग्न है। लग्न जिस राशि का बनेगा उसी से 12 भाव में राशियों को बैठा दिया जाता है। सपोज कीजिए किसी का वृश्चिक लग्न बन रहा है, 8th राशि जन्म के समय पे उदय हो रही है, ठीक है, और तो वो 8th राशि आपका लग्न बन गया। अब उसी से 12 भाव में इस डायरेक्शन में 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 7 पूरे 12 भाव में ग्रह बिठा दिए जाते हैं। तो वो आपको एक रूट में मिल जाएगा कि आपकी लाइफ में क्या क्या चीजें होनी है, किस तरीके से होनी है, ठीक है। अब दूसरी चीज आपने बताया गोचर। गोचर बेसिकली क्या करता है, हर ग्रह 12 राशियों में ट्रांजिट करता है, इसी को गोचर कहते हैं, मतलब चलता है वो। आज इस राशि, आज मेष राशि में है, कल वृश्चिक में जाएगा, मिथुन में जाएगा, कर्क में जाएगा, ऐसे करके पूरी 12 राशियों में ग्रह घूमते हैं आपस में, तो उन्हीं को ट्रांजिट कहते हैं। तो पर्टिकुलर ग्रह में हर ग्रहों का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, ठीक है। जैसे सूर्य को मान लीजिए 30 दिन में एक राशि में रहता है, चंद्रमा 2.25 दिन रहते हैं, मंगल 45 दिन रहते हैं, बुध 20 से 25 दिन रहते हैं, गुरु जो है वो 12 महीने तक रहते हैं एक राशि में,
ठीक है। शुक्र है वो 25 से 30 दिन भी रह सकते हैं। शनि है वो 30 महीने रहते हैं, यानी कि 2.5 साल कहते हैं ना, तो 30 महीने रहते हैं। तो इस तरीके से हर ग्रहों का एक फिक्स ड्यूरेशन होता है कि वो उनका एक एड्रेस हो गया, घर हो गया, कि उस घर में कितने दिन के लिए ग्रह आएगा, कितने दिन उसमें रहेगा। जैसे आप हो, आज आप यहाँ कितने दिन ठहर रहे हो, वो आपका ट्रांजिट होता है। जो तो बेसिकली इंसान की लाइफ में अगर दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और ट्रांजिट का अगर कोई कॉम्बिनेशन बन गया आपस में, तो वो इंस्टेंटली वो इवेंट आपकी लाइफ में क्रिएट होगा ही होगा। चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हो, चाहे संतान से रिलेटेड हो, चाहे जो बिजनेस किसी भी चीज से रिलेटेड हो, वो इवेंट आपका डेफिनेटली क्रिएट होगा। इससे सर बचा भी जा सकता है? नहीं, बचने वाली तो कोई चीज ही नहीं है भाई। बच तो कैसे सकते हैं? ग्रहों की तो दिशा को तो अपन, ग्रहों की तो जो डायरेक्शन उसको तो रोक नहीं सकते अपन। और ग्रह अपने को मिले कैसे हैं? वो अपने पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर मिले हैं। जो संचित कर्म में अपन ने कर्म जोड़े हैं ना, उनकी हिसाब से अपने को ग्रहों की पोजीशन मिली है। जी। इनमें सर गोचर, जन्म कुंडली में सबसे कोई पावरफुल चीज है दोनों में, या सिमिलर है दोनों? नहीं, दोनों देखो डिफरेंट चीजें हैं। कुंडली में हो गई, कुंडली एक घर हो गया, एक स्थान हो गया, रेड क्या भाई ज्यादा पड़ता हो गई? पड़ता देखो ट्रांजिट का प्रभाव अब पड़ता है सारी सब चीजों का है, लेकिन दशा अंतर दशा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है भाई। ट्रांजिट तो मान लीजिए चंद्रमा का 2.25 दिन के लिए किसी राशि में आ रहा है, तब 2.25 दिन में क्या तो आप उसकी रेमेडी कर लोगे, आप रेमेडी की सोचोगे तब तक वो ग्रह दूसरी राशि में चला जाएगा। तो जो लंबे टाइम पीरियड के, जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जो प्लैनेट्स होते हैं ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। शनि हो गया, गुरु हो गया, ये सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं। मंगल है, थोड़ा सा एनर्जी है, तो उसलिए इसको भी ज्यादा थोड़ा सा वो लिया जाता है। तो ग्रहों की जो ड्यूरेशंस देखी जाती है, कितनी कैसी क्या है। नवीन जी, एक चीज और बताइए कि आप जो पुनर्जन्म है और कर्म का जो सिद्धांत है, उसका ज्योतिष से किस प्रकार संबंध है? भाई ज्योतिष, मैंने क्या कहा, ज्योतिष है क्या? देखो पहले ये सुनो, ज्योतिष एक ईश्वर का दिया एक मार्गदर्शन है, अपने रूप में एक प्रकाश है। मान लो अपन अंधेरे जीवन में जी रहे हैं यहाँ पे, अपने को आगे किस तरीके से चलना है, ज्योतिष अपने को वो एक देता है, एक शास्त्र मान सकते हो, एक ज्ञान देता है कि अपने को लाइफ में कौन सी चीज कैसे क्या करनी है। ज्योतिष 5 चीजों से मिलकर बना है, ठीक है। 5 चीजें मिलकर ज्योतिष शास्त्र का निर्माण किया गया। तिथि है, नक्षत्र है, वार है, योग है और करण है। ये 5 चीजें मिलके ज्योतिष का निर्माण करती है। अब ज्योतिष शास्त्र अपने को सारी चीजें, इन्हीं 5 की कैलकुलेशन चलती है पूरी लाइफ में। इन्हीं 5 चीजों के कैलकुलेशन के आधार पे पूरे जीवन का ब्यौरा आपके सामने आ जाता है कि लाइफ में कौन सी चीज, एक अंदाजा लग जाता है कौन सी चीज कैसे होने वाली है, क्योंकि एक अंदाजा ही लगा सकते हो आप। बाकी कर्म तो देखो, मैंने बताया कर्म तो इंपॉर्टेंट है, कर्म को ज्योतिष शास्त्र भी नहीं बदल सकता। कर्म के लिए तो अपने को अपने कर्म ही सुधारने पड़ेंगे, उसी में बदलाव लाना पड़ेगा। यदि आप कर्म को ठीक कर सकते हैं तो अपनी ज्योतिष को भी ठीक कर सकते हैं आप। भाई कर्म ठीक हो गए तो पूरा जीवन ही ठीक हो गया ना। ज्योतिष रहा क्या? ज्योतिष तो एक 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 ये मान लो अपने को एक मार्गदर्शन दे रहा है वो। अपनी अपनी किताब है जीवन की, एक वो बुक है। अब वो तो अपने को जो अपन कर्म करके लिखवा के हैं बुक में जो लिखेंगे वही पढ़ेंगे अपन। जी बिल्कुल, आपने ये सही बात बताई। और बेसिकली जैसे राहु केतु का ज्योतिष में क्या रोल रहता है? राहु केतु का देखो साइंटिफिक रीजन से देखा जाए तो राहु केतु बेसिकली इनका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे और ग्रह है ना, नो, जैसे बाकी के ग्रहों की बात करते हैं अपन, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, वैसे राहु का कोई अस्तित्व नहीं है। ये एक छाया ग्रह है। अब इनके पीछे पौराणिक कथा कुछ अलग है, समुद्र मंथन के टाइम की। भाई अमृत पी लिया था, विष्णु भगवान को पता लग गया, सूर्य चंद्रमा ने उनको बता दिया कि भाई ये असुर है, जो छल से उन्होंने अमृत पिया है, तो सुदर्शन चक्र से उनको काट दिया था। तो राहु ग्रह बेसिकली एक ही चीज है, एक ही इंसान थे, एक ही असुर थे, लेकिन उनके सर और धड़ दोनों अलग हो गए। विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से उन दोनों को अलग कर दिया था। तो राहु केतु का इन्फ्लुएंस पूरी लाइफ में रहता है। ये एक छाया ग्रह है। अब ये साइंटिफिक रीजन से अगर बताऊं तो राहु केतु एक बेसिकली होता है कि 2 नोड्स हैं इक्वेटर विषुवत रेखा पे। देखो एक विषुवत रेखा के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है, सारे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। पृथ्वी भी एक पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में उसके चारों तरफ रोटेट कर रही है। लेकिन फर्क इतना है कि पृथ्वी जो सूर्य का, जिसे क्रांतिवत कैसे कहते हैं वैसे ज्योतिष शास्त्र में, अब उसके चारों तरफ जब चक्कर लगा रही है तो डायरेक्टली इस बेसिस में ना करके 23 डिग्री 27 आर्क मिनट के ऊपर झुकी हुई है पृथ्वी, तो वो इस डायरेक्शन में चक्कर लगाती है, ना कि ऐसे इस डायरेक्शन में चक्कर लगाती है। पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाता है, वो रोटेट होता रहता है। अब चंद्रमा खुद पृथ्वी 5 डिग्री इंक्लाइन है, 5 डिग्री का डिफरेंस है, वो फिर 5 डिग्री पे घूम रहा है। अब इधर चंद्रमा भी घूम रहा है पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ ऐसे घूम रही है। जहां पे चंद्रमा और सूर्य का जो पथ है, जहां पे पृथ्वी घूम रही है, वो कट करते हैं, वो नोड्स कहते हैं इनको। तो जो असेंडिंग ऑर्डर वाला है वो राहु हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर वाला केतु हो गया। तो राहु केतु ये है, और ग्रहण की वजह से ही राहु केतु का पता चला और ग्रहण के दाम आ गया। तो ग्रहण के बारे में एक चीज और बता दूं, कभी भी ग्रहण देखना 1.25 घंटे से ज्यादा का ग्रहण नहीं होता है।
पौने 2 घंटे से ज्यादा कभी ग्रहण नहीं होता है। जी। और ग्रहण लगता भी आपको पता है, सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की जब डायरेक्शनल जो होती है उसी के अकॉर्डिंग लगता है। तो राहु केतु अस्तित्व में आए जब ग्रहण के बारे में पता चला कि कहाँ पे 2 पॉइंट पर कट कर रहे हैं, वही राहु केतु है साइंटिफिकली। तो इनके प्रभाव पूरे तरीके से जीवन में रहते हैं और पूरा इन्फ्लुएंस ये रखते हैं मनुष्य जीवन में। कई बार क्या होता है कि अपन जैसे लोग भी कहते हैं कि आपके जीवन में राहु केतु का दोष है, तो ये क्या बेचारे जो राहु और केतु दोनों ये ऐसे कह रहे हैं कि इन्हीं का दोष होता है? नहीं, देखो ये क्या एक्चुअली मेलेफिक प्लैनेट्स है भाई, असुर थे, तो असुर से ही तो इनकी उत्पत्ति कही बताई गई है पौराणिक शास्त्र में। तो राहु केतु का ऐसा नहीं है कि गलत ही करते हैं इंसान के लायक, राहु अच्छा भी तो बहुत करता है। आपने देखा होगा जो लोग शॉर्टकट से पैसा कमाते हैं, शेयर मार्केट में पैसा कमा रहे हैं, गलत चीजों से पैसा कमा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से पैसा कमा रहे हैं, सोशल मीडिया से पैसा कमा रहे हैं, पॉलिटिक्स तक में जा रहे हैं, तो राहु ऐसा नहीं है। राहु देखो ये राहु की वजह से ही हो रहा है। तो राहु केतु हर तरीके से बुरा नहीं कह सकते इनको। इनके इफेक्ट्स किस तरीके से हैं, आपकी लाइफ में कैसे योग बन रहे हैं, इनकी पोजीशन क्या है, उस हिसाब से बताते हैं। एक सर बेसिकली मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज का जो मॉडर्न जो जनरेशन जो दुनिया चल रही है, इसमें वशीकरण एक शब्द सुनने को मिलता है, तो ये बेसिकली वशीकरण वास्तव में काफी हाईलाइट है। आजकल ये लोग काफी पागल हो रखे हैं, कोई भी बाबा बन के आ रहा है, तांत्रिक बन के आ रहा है, ये मेकअप वेकअप करके मैं कच्चा कलवा रखता हूँ, मैं ये रखता हूँ, वो रखता हूँ। देखो सबसे पहली चीज तो आप एक चीज समझिए, अगर ये कच्चा कलवा रख रहे हैं, सब कुछ रख रहे हैं, तो पॉडकास्ट पे आने की जरूरत क्या है? आज मैं पॉडकास्ट पे आया हूँ तो मेरा भी खुद ना कुछ तो रहा होगा ना कुछ मोटिव है कि क्यों आया हूँ। भाई अपन ये चीज डिस्कस करने आए कि ज्योतिष आखिर है क्या। काफी दिनों से सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि लोग यार कैसे भ्रमित हो रहे हैं, उनको ये नहीं पता ज्योतिष है क्या। ज्योतिष को पता नहीं कहाँ से कहाँ तक ले गए, ये कर दिया, मैं तांत्रिक क्रिया कर दी, वो कर दी। भाई पॉडकास्ट में क्या कर रहे हो फिर? आपको कहाँ जरूरत पड़ गई? भाई वो रुकवा दो, फिर ट्रम्प को खत्म करवा दो ना। तो ये सिर्फ देखो कुछ लोगों का अब ये चल रहा है प्रोपेगेंडा। अब अपन किसी की निंदा नहीं कर सकते, क्योंकि देखो अपन भी कोई भगवान का रूप नहीं है, प्रेडिक्शंस अपनी भी गलत हो सकती है। लेकिन वशीकरण जैसी चीज देखो देखा जाए तो हो भी सकती है और नहीं भी होती, क्योंकि पुराने समय के हिसाब से देखा जाए तो वशीकरण जैसी चीजें होती थी, पहले भी हुई हैं और आज भी करने वाले करते हैं। चीजें होती है। आप मयूंग चले जाओ, मयूंग आपके बारे में सुना होगा, असम में एक ऐसा स्थान है, पूरा का पूरा गांव ही है वो। पूरी एक जगह ऐसी है जहाँ पे आपको पूरे तांत्रिक ही भरे मिलेंगे, वहां पे तांत्रिक क्रियाएं होती हैं और उसके बारे में पढ़ोगे तो बहुत रहस्यमय चीजें आपको पता चलेंगी। मयूं के जो रियल तांत्रिक थे वो इंसान तक को गायब कर देते थे। पुरानी कहानियां आपने सुनी होगी शायद कहीं पे कि लोगों को कहते हैं कि जानवर बना देते थे मार्ग। तो ये वो लोग करने वाली ये विद्याएं है, ये ज्योतिष की ही विद्याएं हैं जो उन्होंने बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की है उस चीज की, तो करने को होती है। और बाकी वशीकरण देखो कहा जाए तो एक एनर्जी का आदान प्रदान है, एक एनर्जी क्रिएट होती है। कोई भी आप तंत्र मंत्र कर रहे हो उससे एक एनर्जी क्रिएट होती है। अब सामने वाले के साथ में आप उस एनर्जी का किस तरीके से आप एक्सचेंज करते हो, ये एक वशीकरण का नाम आप दे सकते हो, कह सकते हो इस चीज को। आप पाठ पूजा के थ्रू चाहे मंत्र तंत्र यंत्र तीनों चीजों से, तीनों अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, तीनों एसेट्स अलग है, ठीक है। कोई मंत्र के द्वारा कर रहा है, कोई तंत्र के द्वारा कर रहा है, कोई यंत्र के द्वारा कर रहा है। भ्रमित काफी लोग कर रहे हैं लेकिन इस चीज को लेके। तो सर आप जैसे इसमें आपने रिसर्च करा है, ज्योतिष के आप ज्ञाता हैं, तो बेसिकली हमारी ऑडियंस को ये बता दीजिए कि वशीकरण में वो किस तरीके से इन चीजों से बच के रहे वो, कि हाँ देखिए सबसे पहली चीज तो ये जाने कि वशीकरण अगर किसी ने करवाया है तो उसका आपको पता कैसे चलेगा, उसके सिम्टम्स क्या रहेंगे। तो सबसे पहली चीज तो देखो आप अपने आप में बिहेवियर में चेंज आने लग जाएगा, आपकी मेंटल कंडीशन में आपको फर्क दिखने लग जाएगा, आपकी हेल्थ वाइज फर्क में जो महसूस होने लग जाएगा, क्योंकि अपनी बॉडी यूनिवर्स से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। ये हर एक चीज को महसूस कर सकती है अगर अपना माइंड एक्टिव है ना। भाई अपनी ओरा के अंदर हर इंसान का एक ओरा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, उसी से एनर्जी क्रिएट होती है। कौन सी एनर्जी अपन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कौन सी एनर्जी के साथ अपन कनेक्ट हो रहे हैं, ये डिपेंड करता है। अगर किसी के ऊपर वशीकरण किया गया है तो आप ये सोचिए, अगर आप ना चाहते हुए भी आपका झुकाव किसी की तरफ हो रहा है, जब चाहते ही नहीं है किसी इंसान के बारे में, फिर भी आप अननेसेसरी उसकी तरफ बारे में सोच रहे हो, उसकी तरफ आपका झुकाव हो रहा है, आप उसके बारे में उसके ख्याल आपके दिल में आ रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस आपके ऊपर हुआ है, कुछ ना कुछ क्रियाएं हुई है। क्योंकि जो जिस इंसान को आप लाइक ही नहीं कर रहे हो, आप जानते ही नहीं हो, आप उसकी तरफ अपने आप खींचे चले जा रहे हो, तो इसका रीजन एक वशीकरण भी हो सकता है। लेकिन ये महसूस हो जाता है, इंसान का बिहेवियर चेंज होने लगता है, मेंटल कंडीशन चेंज होने लगती है। जो एक नॉर्मल इंसान बिहेव करता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट आपको लगेगा ही लगेगा। मतलब उसके जो हाव भाव जो बेसिक नेचर होता है खुद से हटके वो अपनी आज अगर मैं आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ सपोज कीजिए, और मैं आपको जानता ही नहीं हूँ या मैं आपको पसंद ही नहीं करता हूँ, फिर भी आपकी बात मान रहा हूँ, आपकी बात सुन रहा हूँ, आपके बारे में सोच रहा हूँ, खाली बैठा हूँ तो भी आपके बारे में ख्याल आ रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ क्रिया ऐसी हुई है, एक सम्मोहन जिसे क्रिया हुई है, एनर्जी आपके चारों तरफ ऐसी कुछ है जो आपको वो सोचने पर मजबूर कर रही है। मतलब वो एक एनर्जी भी हो सकती है
सब एनर्जी का ही रूप है। तंत्र मंत्र यंत्र सारी चीजों की तरह अपन पाठ पूजा भी कर रहे हो, घर पे अगर आप हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे हो, उससे भी आपके चारों तरफ एक एनर्जी ही क्रिएट हो रही है। पूरी दुनिया एनर्जी पे चल रही है, अपना शरीर भी एनर्जी है, यूनिवर्स में चारों तरफ एनर्जी है, बस एनर्जी का ही खेल है। किस तरीके से इसको यूज कर रहे हैं, वशीकरण चीजें होती हैं, वर्क करती हैं, और इसका काट भी किया जा सकता है। ऐसी कुछ नहीं है किसी ने आप, जैसे मान लीजिए आज के टाइम पे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, भाई कोई कहते हैं कि हमें इससे रिलेशन रखना है, कोई कहता है हमें इसके साथ सोना है, कोई कहता है हमें इससे शादी करनी है, कोई सच्चे होते हैं, कोई वैसे ही मजे लेने के चक्कर में। आज के लिए चीजें काफी कहते हैं लोगों की अप्रोच में आ गई। होने को सारी चीजें पहले भी होती थी, लेकिन पहले लोग एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे। जितना सोशल मीडिया बढ़ता जा रहा है उससे देखो कनेक्टिविटी बढ़ गई। आप 2 मिनट के अंदर पता नहीं हजारों रील्स देख लेते हो, ठीक है, तो लोगों की पहुंच में हो गई, तो हर कोई शॉर्टकट अपनाता है। तो जरूरी नहीं है कि वशीकरण अगर हो गया है तो उसका काट भी किया जा सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, घर पे आपके बच्चे की तबीयत खराब हो गई, भाई नजर आए दोस्त किसी को भी लग सकती, सबसे छोटा एग्जाम्पल है। आप घर के बाहर दुकान के अंदर या बिजनेस के बाहर नींबू मिर्च लटकाते हो, छोटा सा टोटका है, सब करते हैं, अपने हिंदुस्तान में तो मोस्टली करते हैं। वो डेफिनेटली एक एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और फिर अपन उसको फेंक देते हैं, घर पे नहीं रखते, उसको फेंक देते हैं रोड पे। वो जो एनर्जी है वो उस नींबू मिर्च में चली जाती बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी, हर चीजें नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं, कुछ पॉजिटिव भी करती हैं, कुछ नेगेटिव भी करती हैं। तो ये एक सबसे छोटा एग्जाम्पल है, अपन नजर उतारते हैं और देखते हैं कि उसमें फर्क पड़ गया, बच्चे की तबीयत ठीक होने लग गई। तो ये चीजें होती हैं। भाई देखो, सबसे पहली चीज लगन से रिलेटेड बात बता देता हूँ। पुराने जमाने में लोग नाम जो रखते थे ना, जो ये जो कॉन्सेप्ट चला है कि अलग अलग नाम रखने का, ये इसी वजह से चला था, क्योंकि चंद्रमा और नक्षत्र के ऊपर जो कहते हैं ना, काफी ज्यादा जो जिस राशि में चंद्रमा रहता है ना, काफी जल्दी उसके ऊपर जो है तंत्र मंत्र हो जाते हैं, क्रियाएं। तो लोग पहले क्या करते थे, लगन से रिलेटेड नाम रख लेते थे ओरिजिनल नाम की बजाय, ठीक है। उससे होता क्या था, उनका थोड़ा सा बचाव हो जाता था। अब आजकल तो लोग कुछ भी लिख रहे हैं, कोई आगे ए हटा रहा है, कोई जोड़ रहा है, कोई क्या रख रहा है, कोई क्या रख रहा है। नाम बदलने से ऐसे कुछ नहीं होगा। हाँ सर, मैं अभी ये एक चीज मेरे दिमाग में अभी आई है कि जैसे कई बार क्या होता है कि बच्चा पैदा होता है तो उसका एक नाम निकाला जाता है कुंडली के हिसाब से जब वो पैदा होता है, लेकिन बेसिकली क्या मॉडर्न जमाना है, तो वो क्या करते हैं कि उस नाम को ना छोड़ के अपना कोई नया सोचा समझा नाम रख लेते हैं। देखिए, ऐसा इफेक्ट पड़ता है क्या? ऐसे देखो इन्फ्लुएंस तो रहेगा ग्रहों का। भाई नक्षत्र, जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए हो, कौन से चरण में हो, हर नक्षत्र के 4 चरण, और हर चरण में कुछ अक्षर बताए गए हैं, कुछ अक्षर बताए हैं ज्योतिष शास्त्र में। आपको अगर इस नक्षत्र में हो तो आपको इस चीज से, इस वर्ड से रिलेटेड नाम रखना चाहिए। उसी का इन्फ्लुएंस, नाम का इन्फ्लुएंस नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे उस नक्षत्र का, उस ग्रह का, उस भाव का इन्फ्लुएंस होता है। वो तो अपने जीवन में पूरे दिन हर बार चलता ही रहता है। तो नाम ऐसे बदलने से, तो मैं नरेंद्र मोदी नाम रख लूंगा तो मैं प्रधानमंत्री थोड़ी बन जाऊंगा, है ना। तो नाम से फर्क नहीं पड़ेगा, जो नक्षत्र है वही इंपॉर्टेंट होता है, और उसी के अकॉर्डिंग ही मानव जीवन पे इन्फ्लुएंस रहते हैं ग्रहों के। और जैसे कोई पैदा हुआ किसी डेट को और अपन ने उसकी डेट एक्सचेंज करवा दी, कई बार क्या है कि जैसे नाम पता जो लिखवाते हैं वो नाम भी चेंज करवाते हैं, लेकिन डेट भी क्या है कि ऊपर नीचे करवा देते हैं। तो उससे भाई पूरी कुंडली गलत बन गई ना। फिर नक्षत्र चेंज हो गया, लगन चेंज हो गई, ग्रहों के भाव चेंज हो गए, सब कुछ चेंज हो गया, तो प्रेडिक्शन भी गलत निकलेगी। प्रेडिक्शन गलत नहीं। फिर उसके अलग अलग तरीके और भी हैं ज्योतिष शास्त्र में। सिर्फ कुंडली ही नहीं, कुंडली के अलावा भी अगर किसी के मान लो डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, भाई पुराने समय में किसको याद होती थी, तो उसके भी तरीके हैं। उसके हस्तरेखा भी देख सकते हो आप, मस्तिष्क रेखा भी देख सकते हो, प्रश्न कुंडली भी लगा सकते हो। ज्योतिष शास्त्र का इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है प्रश्न शास्त्र। आपने कोई सवाल किया, आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ देने की जरूरत नहीं है, आज आप मुझसे किसी भी तरह की प्रेडिक्शंस ले सकते हो। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, बर्थ टाइम नहीं है, बर्थ प्लेस नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप मेरे से डायरेक्ट सवाल कीजिए, मेरे को क्वेरी लिख के भेज दीजिए, मैं उस क्वेरी के अकॉर्डिंग आपको प्रेडिक्शन दूंगा। क्योंकि प्रश्न शास्त्र एक ज्योतिष का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो आपको करंट लगन क्या चल रहा है, चंद्रमा की क्या पोजीशन है, किस चीज से रिलेटेड आप ये क्वेश्चंस कर रहे हो, वो सारी कैलकुलेशंस आप देख के बता सकते हैं। तो प्रश्न शास्त्र में किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। हम करते हैं, काफी लोगों को प्रश्न शास्त्र की काफी क्वेरीज होती हैं, भाई हर किसी को नहीं पता होता ना डिटेल्स वगैरह। के माने में सर इतने डाटा भी नहीं थे कि अपन डेट ऑफ बर्थ वो भी काफी हद तक एक्यूरेसी मिलती है, क्योंकि ये ज्योतिष का पार्ट है, ये अपना इजाद नहीं किया। हाँ, न्यूमरोलॉजी है और है, काफी कुछ चीजें, टैरो कार्ड है, अज्ञात, वो उन चीजों के बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि ये लोगों ने इजाद करी है। अपना शास्त्र या ज्योतिष शास्त्र है, ये हजारों सालों पहले अपने ऋषि मुनियों ने इजाद किया हुआ है। तो ये टोटली डिफरेंट है। अब न्यूमरोलॉजी तो वेस्टर्न कल्चर हो गया। अब किसी का नंबर से आप कैसे प्रेडिक्ट कर दोगे किसी के बारे में, ये बताओ। 9 नंबर जन्मांक मान लो आपका भी है, मेरा भी है, तो कैसे होगा। तो ज्योतिष ही एकमात्र
ऐसा रास्ता है जिससे आपको प्रेडिक्शन सही मिल सकती है। तो अपन थे वशीकरण पे, तो अपनी बातें हो गई थी। तो वशीकरण किसी बंदे का हो गया है, किसी इंसान का हो गया, तो उससे बचने के कोई उपाय? बचने का उपाय सबसे पहली चीज, देखो सबसे सीधा उपाय बता देता हूँ, अपने चारों तरफ आप इस तरह की पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करो ना कि किसी भी नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी नहीं हो पाए। अब वो करोगे कैसे? आप सुबह सुबह अपने मंदिर जाते हैं, क्यों जाते हैं? पॉजिटिविटी के लिए जाते हैं। घर पे पाठ पूजा करने से, ऐसा नहीं पाठ पूजा करने से भगवान खुश होकर नीचे आ जाएंगे। पाठ पूजा करने से अपने घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है, पॉजिटिव एनर्जी अपने चारों तरफ बढ़ती है। और जब पॉजिटिविटी बढ़ेगी चारों तरफ, तो आपकी लाइफ में कुछ भी गलत नहीं होगा। जो होगा आपकी लाइफ में अच्छा ही होगा। जो आप सोचोगे, जो मैनिफेस्ट करोगे, वो भी लाइफ में पॉजिटिवली आएगा। तो उसके लिए आप एनर्जी क्रिएट करो। आप घर में पाठ पूजा करना स्टार्ट करो, अच्छे कर्म करना स्टार्ट करो, दान पुण्य करना स्टार्ट करो। कहते कहा कई बार क्या होता है, दवा काम नहीं आती, दुआ काम कर जाती है। बिल्कुल, समझ रहे हो? ये बात आपने बिल्कुल सही कही। दुआ काम कर जाती है। दुआ भी अंदर से, आत्मा सोल से जो निकली है, अपनी एनर्जी, वो भी एक एनर्जी तो है। आत्मा अपने शरीर के अंदर, वो भी एक एनर्जी है। तो अपने चारों तरफ आप नेगेटिव एनर्जी बढ़ाई, कम कीजिए, पॉजिटिविटी को बढ़ाइए, अच्छे कर्म कीजिए, पाठ पूजा कीजिए, अध्यात्म की तरफ जाइए, मेडिटेशन कीजिए। आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हो। समझ लो, बहुत ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। अब अगर आप हमसे कंसल्टेशन लेंगे तो अब हम आपको पूरी चीज डिटेल में बताएंगे। अब देखो, इस चीज में तो आप सबको तो सारी कुछ चीजें नहीं बता सकते ना। हाँ हाँ, एक लिमिटेड टाइम होता है सारी चीज। बिल्कुल बिल्कुल, ये कही। तो मतलब ये वशीकरण बेसिकली जो है एक नेगेटिव एनर्जी का पार्ट है। ये नेगेटिव ही है भाई। आपका देखो, सबसे पहली चीज तो, आप वशीकरण कर रहे हो या कोई भी तंत्र मंत्र कर रहे हो, तो आपका इंटेंशन क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। वशीकरण की क्रिया होती है, किसी का सम्मान करते हैं अपन, वो किस पर्पज से कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। देखो, आपके घर का अगर मान लो कोई सदस्य बिगड़ा हुआ है, गलत रास्ते पे जा रहा है, अगर आप उसको संबोधित करके उसको अच्छे रास्ते पे ला रहे हो, उसकी लाइफ को अच्छे ट्रैक पे ला रहे हो, तो आप वो चीज आपके लिए अच्छी है, बेनिफिट है। और अगर मान लो किसी का फायदा उठाने के लिए, किसी को अपने काबू में करने के लिए आप वशीकरण करवा रहे हो, तो देखो इनके बैकफायर्स तो होंगे होंगे। और सबसे बड़ी चीज, आप अपने संचित कर्म में एक कर्म बुरा जोड़ रहे हो, बुरे कर्मों को ऐड कर रहे हो, जो आपको भुगतना पड़ेगा। जो जुड़ गया ना लाइफ में, वो को देखिए श्रीमान जी, भुगतना ही पड़ेगा, चाहे आपको। और रिटर्न करके है, कहते हैं ना कर्मा रिटर्न्स, वो इसी वजह से कहते हैं। संचित कर्म में जो जोड़ोगे ना, वो अपने पास आएगा ही आएगा। अब पाठ पूजा करने से वो संचित कर्म में अच्छे कर्मों की बढ़ोतरी होगी, तो आपके जो बुरे कर्म है थोड़ा सा बैलेंस हो जाएंगे, तो आपको थोड़ी तकलीफ कम होगी। देखिए क्या होता है, शेर एक जबड़े में पकड़ता है हिरण के बच्चे को, जी। एक हिरण खुद अपने बच्चे को जबड़े में पकड़ता है। ठीक है। दोनों में फर्क है ना। जब हिरण अपने बच्चे को पकड़ता है तो उसको दर्द नहीं होता, क्योंकि वो उसको बचाने के लिए पकड़ रहा है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पकड़। शेर उसको पकड़ रहा है खाने के लिए। तो बस ये पाठ पूजा करोगे ना, मौत तो सबकी होनी है, बिल्कुल। लेकिन होनी किस तरीके से, कितनी कष्टदायक होनी है, ये आप इसी से डिसाइड होगा, आपके कर्मों से डिसाइड होगा। बिल्कुल। और एक मेरा क्या है कि एक क्यूरियोसिटी है, जानने की इच्छा कि वशीकरण की मैंने कई बार क्या है कि लोगों से सुना है कि ये आधी रात के टाइम होते हैं, 12 बजे के दौरान होते हैं, शमशान घाट में ज्यादातर होते हैं। तो इसका कोई, इससे कोई लिंक है सर? देखो, शमशान घाट में सिद्धियां की जाती हैं, लेकिन शमशान, देखो देखा जाए तो भगवान भोलेनाथ का स्थान है, भगवान शिव का स्थान है। अब बहुत सी क्रियाएं होती है शमशान में भी करते हैं लोग, अघोरी करते हैं, शमशानी क्रियाएं करते हैं। कर्ण पिशाचनी है, या काल पिशाचनी है, नर पिशाचनी है, बहुत सी ये सिद्धियां होती हैं, ये रियल में होती हैं। लेकिन होना चाहिए जानकार, कहने से नहीं कि मैं, जैसे मेरे पास कच्चा कलवा है, अभी मैं वहां भेज देता हूँ, तो फिर देखो अपन पॉडकास्ट में कर क्या रहे, है ना। ये मेरे को बहुत हंसी आती है वो लोगों को देखे, और उन पॉडकास्ट करने वालों को भी बहुत हंसी आती है। मैंने कहा यार, वो सबसे बड़े बेवकूफ पब्लिक, जो उनको भाग भाग के कॉल कर रहे हैं, अरे यार थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओ आप। इस ज्योतिष को इतना बदनाम कर दिया लोगों ने, इस हद तक ले गए हैं कि एक कई बार तो देखते सोचते हैं यार ये हो क्या रहा है इस दुनिया में, और लोग फिर भी जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं वहीं पे। तो ये सर कई बार चौराहे के ऊपर क्या करते हैं कि घर से कुछ ऐसे, वो पता नहीं मुझे एग्जैक्टली क्या है, आप तो जानते होंगे इस चीज को, कि वो करके वो एक्चुअली होता क्या है, देखो पुराने जमाने में उतारे लगाए जाते थे, लेकिन वो एक सिस्टमेटिक तरीके से होते थे। जैसे किसी के ऊपर किसी नेगेटिव एनर्जी का कुछ अगर मान लो इन्फ्लुएंस है, या किसी का कुछ किया कराया, चाहे नजर हाय दोष ही मान लो, तो उसका उतारा किया जाता था। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया ना, जो नींबू और मिर्च का, उसी तरीके से कुछ एक छोटी सी क्रिया होती है जिससे अपन उतारा लगाते थे और उसको चौराहे पे छोड़ के आते थे। कोई भी नेगेटिव चीज अपना पीछा तभी छोड़ेगी जब वो किसी दूसरे पे लागू होगी। समझ लो, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। अब चौराहे पे छोड़ने का रीजन यही है कि चौराहे से दुनिया निकलती है, अब किसी ना किसी के संपर्क में आती है, वो चीजें उसके ऊपर लागू हो जाती है। एक कर्म तो, काम तो गलत ही कर रहे हो ना। तो सर मैं आपको थोड़ा सा इतना बता दूं कि इस उतारे से उठा के मैंने बहुत सारे पैसे काम में, हाँ बहुत सारे, अरे हमने खुद ने काफी कुछ चीजें
जैसे मेरे पिताजी वगैरह बताते थे भाई शुरू से मतलब पाठ पूजा में, चलो हम तो पाठ पूजा करते रहते हैं, लेकिन कॉमन मेरे काफी ऐसे फ्रेंड्स भी थे जिन्होंने उतारे से उठा के खीर तक खाई है और पैसे तक उठाते थे। शायद उनमें से हम भी एक है। वो देखो क्या है, वो मैंने क्या कहा, क्रियाएं होती हैं और पहले भी होती थी, लेकिन आज के टाइम पे लोग देखा देखी में कुछ भी कर रहे हैं। एक सिस्टमेटिक तरीका बताया गया था ज्योतिष में, तंत्र मंत्र भी एक ज्योतिष का ही पार्ट है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से कुछ हुआ है। फर्क इतना है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट हो गया, वो तांत्रिक विधि का पार्ट हो गया। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अपन वैदिक पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तांत्रिक में शैतान की पूजा करते हैं, नेगेटिविटी को बढ़ाते हैं वो लोग, नेगेटिव। अब जैसे कल मैं एक ऐसी रील देख रहा था, पॉडकास्ट में एक महानुभाव थे, काफी अच्छा पॉडकास्ट था, मतलब अच्छे मिलियंस में उनके हैं, काफी लोग भरे पड़े हैं उनके चैनल पे, तांत्रिक वांत्रिक बहुत भरे पड़े हैं। अब एक कोई एस्ट्रोलॉजर थे, वो बोल रहे हैं कि हम एनर्जी क्रिएट करते हैं, एक तरफ पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, एक तरफ नेगेटिव करते हैं, दोनों को मिक्सर बना देते हैं और नक्षत्र में डाल देते हैं। बोलो चाय बना रहे हो क्या आप? भाई मेरे को इतनी हंसी आई, नक्षत्र में डाल देते हैं। अरे नक्षत्र अपने आप में, आपको जीवन नक्षत्र से मिला है, नक्षत्र में कैसे एनर्जी डाल दोगे आप? एक नक्षत्र के अंदर राशियां रहती हैं, सोचो, ग्रह उसके अंदर रहते हैं, और वो बोल रहे हैं नक्षत्र में हम एनर्जी डाल देते हैं और वो एनर्जी से हम फिर वो किसी को रिजल्ट दिला देते हैं। कुछ भी चल रहा है जिसको देखो। तो आज देखो पॉडकास्ट करने का रीजन हमारा यही है। देखो ऐसा नहीं कि मैं दुनिया को सुधारने निकला हूं, नहीं, लेकिन कुछ चीजें जितना अपन अपने को नॉलेज है, मैं ये नहीं कहता मेरे को बहुत ज्यादा नॉलेज है, हो सकता है मेरे से ज्यादा काफी ज्ञानी बैठे हुए हैं, लेकिन जितना अपने गुरुओं से सीखा है, जितना अपने पिताजी से सीखा है, वो अपन शेयर तो कर सकते हैं कम से कम। सच्चाई समाज को बताना जरूरी है। भाई आज चलो मान लो मैंने 1% किसी को सच्चाई बनाई है, तो 1% तो किसी के दिमाग में घुसी ना बात, बस यही इंपॉर्टेंट है। यही रीजन। कोई चीज पता है और कुछ भी बोल रहे हैं यार, इसको दही से दो शुक्र ठीक हो जाएगा, आप दारू पी लो शाम को शुक्र ठीक हो जाएगा, ये कुछ भी चल रहा है। ये कुछ भी चल रहा है, क्योंकि जमाना है अपने हिसाब से अपनी व्याख्याएं करता है और चलता रहता है। भाई कलयुग है ना, कलयुग है, सीधी सी बात है, कहते हैं फट पंडित पैदल चलत वेशा चलत विमान, दारू घगर बिके दही बिके दुकान। तो ये कलयुग का टाइम है भाई, कलयुग में ये चीजें नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ती है। जी बिल्कुल सर, बहुत सारी बातें आपसे सीखने को मिली। और अब आप ये बताइए कि एक काला जादू, भाई वही काला जादू का ही पार्ट कह सकते हो, वशीकरण भी वो लोग, काफी लोग करवा रहे हैं, लेकिन फर्क थोड़ा सा है, जो वशीकरण लोग करवाते हैं जनरली किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, उसको अपनी तरफ सम्मोहित करने के लिए, उससे अपना काम निकलवाने के लिए, उससे अपनी बात मनवाने के लिए। काला जादू थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। काला जादू लोग करवाते हैं रिवेंज में, किसी से बदला लेने के लिए, किसी का बुरा करने के लिए। भाई नाम ही देखो ना, काला जादू है, डार्क एनर्जी है, तो नाम से आप समझ सकते हो अच्छा तो किसी का हो ही नहीं सकता। ब्लैक मैजिक से आप किसी का अच्छा कर सकते हो, ये बताओ, किसी का बुरा कर सकते हो? आज के जमाना देखो, कलयुग को ऐसा है कि किसी को खुश देख के लोग खुश नहीं है, उनको खुद को कितनी तकलीफ है, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। बस सामने वाला यार इतना खुश कैसे, इसके घर में इतना ये खुशी से क्यों रह रहे हैं, तो जेलसी की बहाना में लोग ऐसी तंत्र क्रियाएं करवा देते हैं। समझ रहे हो? बिल्कुल। कुछ होता है, कुछ रिवेंज में, किसी को मान लो किसी का ब्रेकअप हो गया, बहुत से केस आते हैं हमारे पास में ऐसे, ब्रेकअप होने के बाद में वो लोग जानबूझ के कुछ ऐसी चीज करवा देते हैं उनके ऊपर कि वो उसकी लाइफ डिस्टर्ब रहने लगती है। अब कुछ जानकार जो लोग होते हैं, किसी अगर अच्छे किसी पंडित के पास में पहुंच गए, एस्ट्रोलॉजर्स के पास पहुंच गया, किसी ऐसे प्रोफेशनल के पास में पहुंच गए, तो उनका इलाज कर लिया जाता है। भाई सीधी सी बात, आप बीमार हो, डॉक्टर के पास, सही डॉक्टर के पास चले गए तो आपका इलाज हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं कि यार पता नहीं मेरी किस्मत में ही ऐसा लिखा है, ये सोच के भोगते रहते हैं, भोगते रहते हैं, भोगते रहते हैं बस। तो कहते हैं 99 काल होते हैं जो फिक्स है, जो ऊपर वाले ने, महादेव ने लिख दिए, एक होता है काल। तो ये 1% के अंदर ये तंत्र मंत्र क्रियाएं ये सब की जाती है, जो ऊपर वाले ने नहीं लिखी, ये अननेचुरल तरीके से हुई है। तो काला जादू वगैरह, और देखो आप किसी की भी पर्पज से करवा रहे हो, लेकिन गलत काम करोगे तो गलत कर्मों को ही ऐड कर रहे हो, सीधी सी बात। देखिए अच्छी चीज के लिए करो, आपका इंटेंशन अच्छा रखो ना, फिर करो। आप मेरे को एक बात बताओ, घर पे कोई भी पाठ पूजा करते हो आप, घर पे कोई भी शुभ कार्य होता है, बच्चे के जन्म से लेके शादी ब्याह, हर तरीके के पाठ पूजा में बहुत सारे पूरे जीवन भर चलते रहते हैं, उनमें आप तांत्रिक को बुला के तांत्रिक पूजा करवाते हो क्या? किसी को देखा आपने? हमेशा वैदिक पूजा होती है। लोग कहते हैं तांत्रिक पूजा बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। अगर इतनी इफेक्टिव होती है और आप अपनी शादी करते हो, तो तांत्रिक को क्यों नहीं बुलाते हो? फिर वैदिक पूजा क्यों करवाते हो वहां पे? बिल्कुल, समझ रहे हो? तो ऐसा कुछ नहीं है कि तांत्रिक पूजा ज्यादा इफेक्टिव होती है, अब वो नेगेटिव काम है। डार्क एनर्जी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। जब ज्योतिष में आपको इतनी चीजें बताई हुई हैं, दी हुई हैं, आपके पास उपलब्ध है रिसोर्सेज, तो आपको गलत चीजों की तरफ जाने की जरूरत का। मतलब आपका जो काम है वही आपका कर्म बनता है, जिस तरीके से आप करते करण ही बनता है, करण ही आपका भाग्य डिसाइड करेगा। भगवान आपका भाग्य चेंज करने नहीं आएंगे, विधाता ने जो ऊपर लिख दिया ना, वो फिक्स है, उसको कोई बदल नहीं सकता। ये है कि आगे आने वाला समय कैसा रहेगा,
इसको आप चेंज कर सकते हो। तो और काला जादू के माध्यम से जो आपके कर्म है उन्हीं को बिगाड़ा जाता है। आपको कुछ समय के लिए मान लो किसी को कोई खुशी हासिल हो गई, लेकिन आप अपने जीवन पूरा खराब कर लिया ना, किसी का बुरा करके आपका भला कैसे हो सकता है ये बताइए? आपका भला नहीं हो सकता किसी का बुरा करके। बिल्कुल, ये बात आपने सही कही है कि किसी का बुरा करने से मेरा भला कैसे होगा। बिल्कुल। फिर तांत्रिक विधि में काफी हमारे पास काफी क्लाइंट आते हैं कि हमने वहाँ तांत्रिक जी से काम करवाया था, ये करवाया था, वहाँ उन्होंने कोई बकरी की बलि लगवाई, ये लगाई, वो लगाई। भाई किसी को जीव को मार के आपको कैसे कुछ हासिल हो सकता है ये बताइए? वैदिक पूजा करवाइए ना, जब शास्त्रों में फिर तांत्रिक पूजा क्यों नहीं बताई गई? आपको शुभ काम में क्यों नहीं बुलाते हो? मेरा कहने का मतलब ये है, पूजा पूजा होती है, पाठ पूजा होती है, आपको एनर्जी क्रिएट करनी होती है। आप सही तरीके से भी कर सकते हो और गलत तरीके से भी कर सकते हो। तो नई तरीके से देखो, होम्योपैथिक दवा भी लेते हो आप, एलोपैथिक भी लेते हो। एलोपैथिक दवा से आपको डॉक्टर डोज लिमिटेड देता है कि यार आप लोगे, ये आपके लिवर किडनी पे इफेक्ट करेगी ही करेगी। होम्योपैथी के बारे में क्या, आप जितनी मर्जी लिए तो आपको नुकसान नहीं करेगी। तो सेम चीज वो है यार होते होते होता है, मतलब चीजों का अलग अलग। भाई, हर चीज धीरे धीरे तो समय तो और चीज में लगता है ना। एक बच्चे को दुनिया में आने में भी 9 महीने का टाइम लगता है। हाँ, तो सर काला जादू है बेसिकली जो ये नेगेटिव एनर्जी है, इस एनर्जी को अपन पॉजिटिव कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर जो कई बार यह जादू को अपन कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन अपने चारों तरफ अपन माहौल ऐसा बना सकते हैं ना, पॉजिटिविटी इतनी बना सकते हैं कि कुछ ऐसी चीजों का, नेगेटिव चीजों का अपने ऊपर इफेक्ट ना हो पाए। पाठ पूजा अगर घर में होती रहती है, आध्यात्मिक की तरफ हो, अगर आप मेडिटेशन करते हो, आप हनुमान चालीसा है, दुर्गा सप्तशती है, या किसी भी तरह का ऐसी देवी का आप पाठ कर रहे हो, आप अपने चारों तरफ अगर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी उसके अंदर, आपको इतना ज्यादा नुकसान नहीं हो पाएगा। तो सर ये जो काला जादू है ये व्यक्ति विशेष या फिर पूरे समुदाय पे किस तरीके से इसका कोई दायरा होता है, या फिर अपन किसी को टारगेट करते हैं तो वहीं तक इसका असर होता है? देखो, अब काला जादू के बारे में मैं ज्यादा आपको डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि अब ये लोगों की अलग अलग विद्याएं हैं, लोग कैसे किस तरीके से करते हैं। जी। मैंने कहा ना, इंटेंशन इंपॉर्टेंट रहता है कि आप किस इंटेंशन से कर रहे हो। किसी का अच्छे के लिए कर रहे हो, अब भाई अच्छे के लिए तो क्या ही करोगे ब्लैक मैजिक तो, लेकिन किसी के साथ बुरा कर रहे हो तो वो कर्म तो आप अपने ऐड कर ही रहे हो ना। जी बिल्कुल, मतलब जैसा आपका कारण रहते हैं, बाकी तरीके ऐसे होते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, जैसे खुद पाठ पूजा के अलावा कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं, जैसे डोरा ताबीज भी होते हैं, वो मंत्र सिद्ध करके दिए जाते हैं, वो आप पहन सकते हो। घर में कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ रख सकते हो जिनसे क्या नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर रहती है। बहुत सी बात ज्योतिष में बताए गए हैं, आपने देखा होगा ना, जैसे अपन कई बार गिलास में नमक डाल के और उसको अपन अपने सर के ऊपर से घुमा के, अपनी दादी वादी करती थी जैसे, तो घर के बाहर डाल देते हैं। या अपन जैसे सॉल्ट सबसे बड़ा इफेक्टिव वो रहता है इसके अंदर, जैसे आप सुबह सुबह सॉल्ट से अगर स्नान करते हो, तो पानी में थोड़ा नमक डाल के नहाते हो, तो नेगेटिविटी दूर रहती है। इसी तरीके से आप घर पे धूप बत्ती वगैरह पाठ पूजा वगैरह करते हैं तो नेगेटिविटी दूर रहती है। तो बहुत से ऐसे उपाय बहुत सारे हैं, तो किया जा सकता है, लेकिन काट हर चीज का, इस चीज में अजर अमर कुछ नहीं है, हर चीज का काट किया जा सकता है। हर चीज का इलाज है। हर चीज का इलाज। भाई समस्या है तो समाधान भी तो है ना। बिल्कुल। अगर जीवन लिया मनुष्य ने, तो अंत भी होता है। बीमारी आती है तो इलाज भी होता है। कोरोना आई थी, लग रहा था यार दुनिया खत्म हो गई, हुआ ना, इलाज तो उसका भी हुआ। भले ही समय लग जाए थोड़ा, लेकिन इलाज हर चीज का है। उसका एक समय है, वो उसी टाइम होगा उसका। बिल्कुल बिल्कुल। बस थोड़ा सा ये है कि काला जादू, नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हावी उस टाइम ज्यादा हो जाती है जब आपकी प्लेनेटरी पोजीशंस काफी वीक है। सोचो आपके प्लैनेट्स भी आपके सपोर्ट में नहीं है, प्लेनेटरी पोजीशंस आपकी वीक है, काफी हालत खराब है, और उसके बाद में किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया, बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाएगा। तो कई बार सर हम देखते हैं कि जो इष्ट देव जो होते हैं, इष्ट देवी जो भी होते हैं लोग, तो उसमें एक भरोसा करते हैं, अपना बिलीव होता है उनका। भाई हर इंसान की लाइफ में देखो, एक तो गुरु होता है और एक होता है इष्ट देवी। जैसे आपने सुना होगा ना, कुल देवी होती है, आपके परिवार की भी कोई कुल देवी होगी। जी बिल्कुल। और इष्ट साधना जिसकी इंसान साधना करता है, जो साधक होता है, उन्हीं की पूजा करता है। जैसे हम बगलामुखी की पूजा करते हैं, बगलामुखी की साधना करते हैं, तो इसी तरीके से हर इंसान अपनी साधना अलग अलग तरीके से कर सकता है। तो बगलामुखी सर, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। देखो, बगलामुखी माता, जो माता सती थी पार्वती, आपने सुना होगा ना, जब यज्ञ में माता रानी के बाण जैसे अलग अलग टुकड़े हो गए थे, अलग अलग जगह गिरे थे, जैसे कामाख्या में योनि गिरी थी, कहीं पे आंखें गिरी थी, पिंडियां गिरी थी, वैष्णो देवी का रूप हो गया था। ऐसे बगलामुखी का स्वरूप ना होके बगलामुखी की 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है। इसके पीछे पौराणिक कथा है कि जैसे जब सती माता अपने आप के टुकड़े कर रही, जो टुकड़े हो रहे थे ना शरीर के, तो भगवान शिव उनको रोकने के लिए जैसे जैसे प्रयास कर रहे थे, तो 10 दिशाओं में उसने अपने अपने एक रूप खड़े कर दिए, ताकि सती माता को वो रोक ना सके। ठीक है, गुस्से में जब उन्होंने अपने टुकड़े किए शरीर के, तो हर 10 दिशाओं में एक एक स्वरूप खड़ा कर दिया था अपना। तो ये 10 महाविद्याएं इनको कहते हैं। इन 10 महाविद्याओं में से बगलामुखी एक महाविद्या का रूप है। 10 महाविद्या जैसे तारा है, काली है, छिन्न मस्तिका है, अपनी बगलामुखी है, धूमावती है, कमला है,
या त्रिपुर सुंदरी है, सबके अलग अलग काम है, सबकी साधनाएं अलग अलग पर्पज से की जाती है। बगलामुखी की साधना, देखो बेसिकली बगलामुखी की साधना लोगों अपने दुश्मनों से छुटकारा के लिए करने के लिए करते हैं, नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने के लिए करते हैं, है ना। तो सबके अपने अपने स्वरूप है। कोई त्रिपुर सुंदरी की साधना करता है, जैसे किसी को सम्मोहन करना हो, त्रिपुर सुंदरी का पाठ कर सकता है, सबसे बढ़िया है। वशीकरण वगैरह करने की जरूरत ही नहीं है, उसी से बेनिफिट रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। मतलब आप अपने इष्ट देव के माध्यम से भी अपनी हाँ, उस महाविद्या का एक स्वरूप पकड़ लो, उसके साथ आप साधना कर सकते हो। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, किसी भी उग्र देवी का स्वरूप का अगर आप पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको ऐसे देवता का भी वो करना पड़ेगा, पूजा पाठ साधना करनी पड़ेगी जो उसको कंट्रोल कर सके। कहा गया है शास्त्रों में, किसी भी देवी का अगर आप स्वरूप मंत्र पढ़ रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, तो उससे पहले गुरु मंत्र पढ़ो और उसके बाद में गुरु मंत्र पढ़ो। जैसे त्रिपुर सुंदरी का जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, त्रिपुर सुंदरी का लोग पाठ करते हैं, मान ली किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, अट्रैक्शन के लिए, ये अट्रैक्शन की देवी होती है, सुख सुंदरी की देवी होती है, सुंदरता की देवी होती है, तो लोग जनरली इसका जाप करने लग जाते हैं। लेकिन जाप करने से पहले आपको ओम गुरुवे नमः छोटा सा मंत्र है, गुरु मंत्र और भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन छोटा सा ये मंत्र भी करते हो, 11 बार पहले कर लो, 11 बार बाद में कर लो, तो ये एनर्जी कंट्रोल रहती है। क्योंकि एनर्जी को कंट्रोल करना अपने बस में नहीं है ना। तो उग्र स्वरूप की पूजा जब करोगे तो वो एनर्जी कई बार हावी हो जाती है, कंट्रोल के बाहर रहती है। मतलब वो नेगेटिव रोल में आगे तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर तो एनर्जी है ना, एनर्जी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। बिल्कुल ये बात तो आप माता रानी के और भी स्वरूप है, शांत स्वरूप है, उनकी पूजा कर सकते हो ना। लक्ष्मी माता है, वैष्णो देवी माता, और भी बहुत सारे स्वरूप है, दुर्गा माता को आप काली चंडी की अगर प्रार्थना कर रहे हो तो भाई उग्र स्वरूप है, उनकी एनर्जी भी आपको कंट्रोल करने का आप में होनी चाहिए, इतनी ताकत का उसकी एनर्जी कंट्रोल कर सकते। मतलब जो मतलब उनका जो बेसिक नेचर है तो उससे तो आपको टकराना पड़ेगा। फिर वो आपने कहीं पूजा पाठ में गलती कर दी तो वो आपको वो इसीलिए होता है, जब कई लोग क्या था वो एनर्जी कंट्रोल नहीं कर पाते, एनर्जी तो इतनी क्रिएट कर ली हो ना, अब कंट्रोल भी तो होनी चाहिए ना। तो ये सबसे बड़ा रूप है, ये सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज है। चलो सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे सवाल जो हमारी ऑडियंस को आज पता चला है कि बेसिकली ज्योतिष होता क्या है, आपके विचारों की दुनिया में किस तरीके से घूमता है, आस्था है, विज्ञान है, जन्म कुंडली क्या होती है, लगन क्या होता है, इन सारे सवालों का आज हमारे नवीन जी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। और आपकी भी कोई कुंडली दिखानी है तो दिखाइए नवीन जी को, कहीं आपका भी समय खो गया हो, पता नहीं कौन से टाइम में पैदा हुआ हो, लेकिन फिर भी आप उनको दिखाइए और अपने भाग्य रेखाएं किस तरीके की है उनको चमकाइए। धन्यवाद जी।